हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री की क्लास 8 की है ना फ्रेंड्स। क्लास 8 की पुस्तक चैप्टर 1 नाम क्या था चैप्टर का? यहाँ देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम था कैसे, कब और कहाँ। और ये हम लोग कर रहे थे। और हम लोग कहाँ तक कर रहे थे, ये यहाँ ये टॉपिक हम लोग करेंगे। अब हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अवधियाँ हम कैसे तय करते हैं हिस्ट्री में। ठीक है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, यहाँ देखिए 1817 टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे कि बुक लेके बैठे होंगे और कॉपी अगर है आपके पास तो आप लेके बैठिए। ठीक है, कुछ चीजों को लिखते चलिए। 1817 के में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल, क्या नाम है, जेम्स मिल। आप ये नाम बहुत बार सुनते हैं यूपीएससी में, हम लोग यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पढ़ रहे हैं। जेम्स मिल जो है तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम की एक किताब लिखी। तो हमको एक बात चाहिए, आप यहाँ लिख लीजिए कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी? जेम्स मिल ने। ठीक है, ये स्कॉटलैंड के थे और ये 1870 का इसका संबंध है। इस टाइम पीरियड आप देखते चलिए। और अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है, आइए यहाँ देखिए। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, समझ रहे फ्रेंड्स, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इस तीन कालखंडों में बांटा था। जो ये किताब लिखा गया था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास, आपने जेम्स मिल ने लिखा, तो इसको ये टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे बांटे, ये हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश का अलग अलग चीजों को ये बांट के इतिहास लिखे। ठीक है, इस किताब में। ठीक है, यहाँ देखिए। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? आपको क्या समस्या दिखाई देती है अगर हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश कर दिया जाए? तो इसमें कई समस्याएं उभर कर आएगी ना, कि हम अनेक अनेक टाइम पीरियड को कैसे लेंगे, मैनेज करेंगे टाइम को। दूसरा अपने से सोचिए फ्रेंड, दूसरा क्या है, एनसीईआरटी खुद से सोचने के लिए आपको कह रहा है। दूसरा क्या है कि हिंदू, मुसलमान मुसलमान और ब्रिटिश के अलावा जो जाति थे और धर्म थे, वो संप्रदाय थे, उनका इतिहास को फिर हम कैसे समझेंगे? आप समझ रहे हैं? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, यहाँ बताइए कि इतिहास को हम लोग बांटते क्यों हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, ताकि हम इजीली सब कुछ समझ सके, है ना। ऊपर हमने समझा कि कैसे इजीली हम लोग सब कुछ समझ पाए, है ना, दूसरे में इंटरलिंक ना हो जाए, जो टॉपिक समझाना चाह रहे हैं वो समझ पाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए। इसकी एक वजह है कि हम दौर की खासियतों, उसके केंद्रित तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पीरियड के तत्वों को, जो केंद्रीकृत तत्व हैं, जो मेन तत्व हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये समझ रहे फ्रेंड्स आप? यहाँ देखिए, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव को क्या महत्व है। तो एक टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड बांट दें, इस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड में, तो हम बता सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में जो डेवलपमेंट है वो इसकी अपेक्षा कितने पीछे है। फिर इसमें इसमें जो डेवलपमेंट हुआ ये इसके अपेक्षा कितने पीछे या बेहतर है। तो इस तरह बदलावों को आप तुलना करके देख सकते हो। तुलना करने से कितना इतिहास समझ आता है आसानी से, आपको पता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, मिल को लगता है, जेम्स मिल की बात हो रही है गाइस, मिल को क्या लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जितने भी एशियाई है आप देखेंगे, यूरोप के बाद एशिया आता है। और आपको ये, इसको कौन पर्वत जोड़ता है? यूराल पर्वत, है ना, यूरेशिया मिल जाता है ये दोनों मिलके। ठीक है, तो ये आपको ज्योग्राफी में पता है। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट आप देखते रहिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, आपको पता है मिल को क्या लगता है कि सारे एशियाई समाज जो है वो यूरोप से पीछे है सभ्यता के मामले में। इतिहास की उनकी समझदारी ये है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले या हिंदू, मुसलमान, तानाशाहों का ही राज चलता था। तो जो ब्रिटिश थे उनका मानना था कि उनके आने से पहले यहाँ पे हिंदू और मुसलमान तानाशाहियों का ही शासन चलता था, राज राज होता था यहाँ पे। जहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर है ना, धार्मिक बैर, आपस में मतभेद धार्मिक दृष्टिकोण से, जातिगत बंधन, अनेक अनेक जातिगत बंधन, अंधविश्वास, है ना, का ही बोलबाला था। अवश्य दोस्तों, ये हमारे इतिहास का एक अभिन्न पार्ट था कि जिसे हम मुकर नहीं सकते, ये चीजें थी हमारे इतिहास में। किंतु यही सिर्फ भरमार थी? ऐसा क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही थे कि धार्मिक बैर ही थे चारों ओर, जातिगत बंधन ही थे और अंधविश्वास ही अंधविश्वास थे? ऐसा क्या लगता है? कोई डेवलपमेंट नहीं था उस टाइम पीरियड में? आपने प्राचीन भारत पढ़ा है,
आप वो प्लेलिस्ट देखते जाइए, PYQ की प्लेलिस्ट चाहिए फ्रेंड्स, आप वो देखिए, ठीक है। आप सिलेबस को देखिए यूपीएससी का, और आपको क्या करना है, सारे एनसीईआरटीज को और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का प्लेलिस्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ, उसको आप साथ साथ देखिए, नहीं तो क्या होगा, एक बर्डन के रूप में आपके पास पेश हो जाएगा, तो वो बाद में आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। ये साथ साथ चलिए देखिए। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। जेम्स मिल को क्या लगता था कि जो ब्रिटिश है वो भारत को सभ्यता के रास्ते में, उनको लगता था हमारी सभ्यता बहुत कम है। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई, तब हम नगरीय सभ्यता के इतने प्रसिद्ध रूप को देख चुके हैं, वो लोग जब देखे तो वो लोग शुरू में तो मानने को इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इनका मानना था इस टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड आप देख रहे हैं ना, ऊपर में लिखा था आपने। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, ठीक है, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि ब्रिटिश जब चाह रहे हैं कि भारत को हम सभ्य बनाए, तो क्या जरूरी है उनके दृष्टिकोण से, कि वहां के यूरोपीय शिष्टाचार क्या है, वहां की कला, वहां के संस्थानों और वहां के कानूनों को यहाँ लागू किया जाए, तभी यहाँ पर सभ्यता सुदृढ़ हो पाएगी। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों और भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। अंग्रेजों को क्या करना चाहिए, भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। इनके विचार को देखिए आप गाइस, ये खुद को हम लोग से श्रेष्ठ मानते थे, और उनका कहना था कि पूरा भारत जो कॉन्टिनेंट है, पूरा ये एशिया कॉन्टिनेंट पर भी ऐसा सोच रखते थे। किंतु यहाँ पे जेम्स मिल स्पेशली भारत को कहते थे कि भारत पर हमारा पूरा कब्जा अगर हो जाएगा अंग्रेजों का, ताकि भारतीय जनता के ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, तभी उनको ज्ञान, असली जो नॉलेज है वो और सुख जीवन को दिया जा सकेगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए, पूरे भारत को आप कब्जा कर लीजिए। यहाँ देखिए इनका कथन देखिए, उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। देखिए गाइस, और हम लोगों ने हमेशा साबित किया है, जब आजाद हुए भारत, तो हम लोगों ने खुद को पीछे वो पाया कि कुछ समय के लिए, क्योंकि हमें लूटा गया था, है ना फ्रेंड्स, हमारी सारी चीजें ले जाया गया था, बहुत सारी चीजें, और बहुत ही एक ऐसी स्थिति में छोड़ा गया था जहां विभाजन की त्रासदी और बहुत सारी त्रासदी आप देखते हैं। उस बीच भी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो साबित किया कि भारत आज डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभर रहा है। 2047 तक मोदी जी का टारगेट है, हमारा देश का टारगेट है 2047 तक, ठीक है। मैंने मोदी जी इसलिए स्पेशली कहा क्योंकि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनके नेतृत्व में हम लोग विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, तो हमें उनके पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। तो ये क्या था, उस टाइम सभ्यता का प्रतीक था अंग्रेजी शासन की, यही बेहतरीन है ना, ये उच्च कोटि का चीज है, और हम लोग को कुछ भी उतना नॉलेज इस चीजों में नहीं है, ऐसा इनका मानना था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, जितना भी था ये पूरा एकदम एक गहन अंधकार में डूबा हुआ भारत था, ऐसा उनका मानना था। इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है, बताइए आप, ऐसा अगर कोई कहे कि भारत की पूरी अंधकार में थी, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार यहाँ मौजूद था, धार्मिक मतभेद और अन्य चीजें जो ऊपर बताई गई वही थे, और ब्रिटिश ही इसका उपचार कर सकता है, इसलिए ब्रिटिश को क्या करना चाहिए, भारत पर पूरा तरह से शासन कर लेना चाहिए, इसे गुलाम बना लेना चाहिए। क्या सही विचारधारा है, आपको क्या लगता है? मैं मानता हूँ फ्रेंड्स, आप इतिहास पढ़ते हैं, आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, आपको गुस्सा आता है इन बातों को, लेकिन आप क्या करिए, सिलेबस के लिहाज से ही पढ़िए। मैं मानता हूं कि आप उसको कितना भी कुछ को रोकिएगा, खुद थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, पर आप समझते चलिए फ्रेंड्स, इतिहास में कैसे इन विचारधाराओं को कैसे हमने आज गलत साबित किया है। क्या इतिहास को के किसी भी दौर को हिंदू मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? बताइए, क्या ये सही पीरियड है, ये सही तरीका है इतिहास पढ़ने का, कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश इस तरह बांट दिया जाए, है ना, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसा बांट दिया जाए तीन काल में? तो क्या ये इतिहास पढ़ने का सही तरीका है? नहीं ना फ्रेंड्स, आप मानते हैं क्या? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? क्या सिर्फ यही धर्म थे जिनमें विभेद था, या यही धर्म थे इस संसार में? और भी सारे धर्म कहाँ चले गए थे? उन वे धर्म भी थे ना जिनका बारे में ये युग नहीं बांट पा रहा है, जो तीन दौर था। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? बताइए, अगर एक शासक मुसलमान है, अगर एक शासक हिंदू है, या एक बुद्धिस्ट मुसलमान ये आपको शासक है, या जैन जैन का कोई धर्म संप्रदाय का शासक है, तो क्या पूरा साम्राज्य, पूरा उस टाइम पीरियड को पूरा एक ही धर्म से डिनोट किया जाए? ये गलत है ना। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से नहीं ना करना चाहिए फ्रेंड्स, क्या ये जरूरत है? बताइए, अगर क्या ऐसा करते हैं, है ना, क्या हम ऐसा करते हैं? देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहिए कि औरों के जीवन और तौर तरीकों
वर्गों का कोई महत्व नहीं हो जाता, सिर्फ शासक वर्गों का ही आप एक इतिहास लिखा जा रहा है। आप समझ रहे हैं, स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे होंगे तो आप वहां ध्यान दे रहे होंगे कि सिर्फ शासकों का एक इतिहास चल रहा था। सिर्फ आप जितने भी आपको भारत के वायसराय थे उनका एक अलग इतिहास चला जा रहा था, वहां पे आपने पढ़ा है ना। तो क्या वायसरायों के इतिहास को पढ़ लेना, ऊपर भी पढ़ा आपने, ये सिर्फ वही एक दौर था, या बाकी जनता का पढ़ना उचित नहीं है कि समाज कैसा प्रगति कर रहा था कि नहीं। तो यही बताना चाह रहा है कि औरों के जीवन में कोई तौर तरीकों का कोई महत्व है या नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों को भी एक धर्म नहीं था, ठीक है, होता था। तो प्राचीन भारत में भी हमने जो पढ़ा तो वहां भी सारे धर्म एक ही सारे शासकों का एक ही धर्म था, ऐसा क्या जरूरी था? नहीं ना फ्रेंड्स। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास और आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। ये थोड़ा उचित है ना बांटने का गाइस, कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल है ना। इतिहास में मैंने बताया कि किताबों में बहुत सारे मतभेद हैं, अनेक तरीका है बांटने का इतिहास को। जैसे मैंने बताया हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश, एक ने बांटा जेम्स मिल ने, एक फिर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक बांटा गया। फिर एक अलग अलग इनमें भी टाइम पीरियड्स का डिबेट चलता है, इतिहास में थोड़ा डिबेट चलता है, तो इस पर आप मत जाइए, सिर्फ देखिए कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की एक समस्या है, जैसे कि इसे भी एक समस्या, इसमें भी जो इस कार्य करेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बांटेंगे, तो इसमें भी क्या है, एक समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। तो ये जो है ये भी पश्चिम की ही देन है, ये समझ जो है कि इन तरह से इतिहास को बांटा जाए, अभी पश्चिम की देन है। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये सब कुछ कुछ चीजें लिखिए, जेम्स मिल आप अपने ऊपर में लिख लिए, बाकी सब आप समझते चलिए क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ रहा है, ठीक है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता के ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि पश्चिम को क्या कहा जाता है, कि आधुनिक काल के विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे ताकतों का युग माना जाता है पश्चिम को, ठीक है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशिष्टताएं नहीं थी। उनके लिए क्या है, सिर्फ मेडिवल इंडिया ये पीरियड है कि जहां पे ये डेवलपमेंट्स नहीं थे। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते, बताइए। क्या हम ये अपना लें कि ब्रिटिश ने जो बताया कि मेडिवल इंडिया टाइम का जो समाज था, सोसाइटी था, वो सिर्फ डेवलप नहीं था जितना कि अपेक्षाकृत आधुनिक काल में जो डेवलप थे उससे कम था, है ना फ्रेंड्स। तो क्या ये अवधारणा मान लिया जा सकता है इतिहास लेखन में? जैसे कि हम इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और या मुक्ति नहीं थी, ठीक है। अंग्रेजों के शासन के काल में यहाँ भारत पे क्या सभी को समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति थी? बताइए, नहीं ना थी। यहाँ न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, और ना ही यहाँ पर आर्थिक विकास हो पाया था, और ना ही वो प्रगति का दौर था फ्रेंड्स। समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप? देखिए औपनिवेशिक औपनिवेशिक क्या होते हैं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे तो आपने उपनिवेशवाद का आपने देखा था उपागम के रूप में, आप अगर पढ़ रहे होंगे तो यहाँ देखिए, उसको जाकर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बहुत बेहतरीन आइडिया मिलता चला जाएगा, ठीक है। सब किताबों को जो मैं ला रहा हूँ पढ़िए, बेहतरीन एनसीईआरटी किताब है ये। आपको उपनिवेश के बारे में बता रहा है कि उपनिवेशक क्या होते हैं, औपनिवेशिक क्या होते हैं, समझिए। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश को जीता, ठीक है। उस वक्त यहाँ के स्थानीय नवाबों और राजाओं को क्या किया गया, दबा दिया गया, आर्थिक लालच देकर और बहुत सारे कारणों को आप आगे धीरे धीरे समझेंगे। क्या आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। धीरे धीरे व्यापार के दृष्टिकोण से आकर अर्थव्यवस्था पर और धीरे धीरे समाज पर क्या किया गया, नियंत्रण कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया गया। क्या किया गया, राजस्व वसूल किया गया। यहाँ के जनताओं द्वारा अपने खर्चों को मिटाने के लिए राजस्व वसूल करने लगा। अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों को की खेती कराई, जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था वैसे से महत्वपूर्ण फसल का निर्यात कराया, और अपने लाभ के लिए जो चीजें मिलती है उसको सस्ती कीमतों पर खरीदा। आप समझ रहे फ्रेंड्स। और इस देखिए यहाँ पर फसलों को कराई, और इस सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आपको पता है फ्रेंड्स। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज के तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। आपको पता है कि एक जगह से दूसरे जगह आप जब जाते हैं तो अपनी संस्कृतियों को भी वहां पर चाहे ना चाहे वहां ले जाते हैं, और वहां से जब वो वापस आते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां की भी कुछ परंपराएं ले आते हैं अपने साथ, ठीक है। तो
वहां की मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों को क्या किया गया, कुछ बदलाव हुए इन कारणों से। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। आप समझ रहे फ्रेंड्स कि भारत उपनिवेश बन गया था। और औपनिवेशिकरण किसे कहते हैं कि जब दूसरे देश के दबदबे से, ठीक है, दबदबे के कारण, ऐसा नहीं कि स्वेच्छा से एक यात्री गया और वहां की कल्चर, यहाँ का अपना देश का कल्चर वहां दे गया और वहां का कल्चर अपना देश ले आया, ये स्वेच्छा से। लेकिन ये अगर दबदबा से, एक देश है जो दूसरे देश पर दबदबाने के लिए, यानी कि वहां शासन करने की दृष्टि से जाता है और यहाँ की सारी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक बदलाव जो वहां पर देखने को मिलता है, वो औपनिवेशिकरण कहलाया जाता है। आप समझ रहे फ्रेंड्स कि जोर जबरदस्ती जहाँ पे है ना। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूहों को इस बदलाव, सारे वर्ग है ना, ऑल वर्ग का बात चल रहा है, ठीक है, और समूह जो थे इसमें इन बदलावों से एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो सारे वर्ग थे वो क्या ये बदलावों को एक जैसा कर रहे थे? नहीं फ्रेंड्स। जो आर्थिक रूप से कमजोर थे वे इस चीजों को ज्यादा झेल पा रहे थे। जो धार्मिक विचारधारा के लोग थे उन पर अलग असर हो रहा था। जो कुलीन वर्ग के उच्च लोग थे उन लोगों पर अलग असर हो रहा था। आप समझ फ्रेंड, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत, यानी हमारे अतीतों पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। ये जो बुक का नाम है क्लास 8 की, आपने देखा क्लास 8 की एनसीईआरटी, ये जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है इसका नाम क्या रखा गया है फ्रेंड्स? हमारे अतीत, है ना, हमारे अतीत, यानी हमारे अतीतों पर केंद्रित किया गया। तो अब हम यहाँ इस दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप ये चीज समझिए, हम किस तरह जानते हैं, है ना, हम किस तरह जानते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। आइए हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। गृह विभागों को भेजी गई रिपोर्ट, जो गृह विभाग होता है आपको पता है, होम मिनिस्ट्री, वहां पे जो भेजा गया रिपोर्ट है उसको आप पढ़िए और समझने का ट्राई करिए कि क्या एनसीईआरटी आपको बता रहा है। क्या आपको दिख रही है सब चीज? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? देखिए, सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। समझ रहे फ्रेंड्स? जो टाइम पीरियड देखिए 1996 1946 है ना, 1946, 1947 को आजाद हो गया और 1947 का बात चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 1946 का है ना, यहाँ देखिए 1946, एक मिनट यहाँ देखिए 1946 में क्या किया गया कि भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। तो जब भारत औपनिवेशिक से लड़ रहे थे तो उस वक्त कई जहाजों से रिपोर्ट जो भेजी जा रही थी, आपको पता है जहां जहाज रुकता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे जहाज रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो वहां से जो भेजी जा रही थी रिपोर्ट बंदरगाह से, वो देखिए आप। बंबई में कुछ सुनिए, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। आप समझ रहे फ्रेंड्स, ये उस वक्त का रिपोर्ट है जिसको आप पढ़ के खुद समझने का प्रयास करिए कि ये बंबई में जो बातें हो रही है कि सारे नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। आप समझ रहे हैं, पर कब्जा करने को कराची का देखिए फ्रेंड्स, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में। ये सारी चीजों को क्या किया जा रहा है? निगरानी में रखा जा रहा है। और कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं आप ये सब ध्यान से समझिए इन चीजों को, इसको लिखिए मत आप। विशाखापट्टनम, आप सिर्फ समझिए। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके की संभावना कि कुछ सिपाही काम पर न आए, है ना, कि कुछ सिपाही काम पर ना आ जाए। ये सिर्फ चीज है। ये डायरेक्टर ऑफ देखिए इंटेलिजेंस हार्ड, है ना, एक सेकंड फ्रेंड्स देखिए, हेडक्वार्टर है ना, यहाँ का जो हेडक्वार्टर है ये बताया जा रहा है, इंडियन कमांडर है ना, ये चीज यहाँ देखिए रिपोर्ट है। सिचुएशन रिपोर्ट जो है ये बताया जा रहा है। गृह राजनीतिक सरकार भारतीय को कब डेट है देखिए 5/21/1946 को, यहाँ समझिए। तो ये चीजों को आप देखिए, उस समय के ऐतिहासिक चीजों को आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे हम किस तरह जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।